नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। औरैया से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे कि कमरे के अंदर एक महिला का शव खून से लथपथ मिला। इस वक्त की औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक घर में महिला का शव खून से लथपथ मिला, जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि मायके वालों ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया। इस वक्त औरैया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और फोरेंसिक टीम अब जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि बिदूनी कोतवाली क्षेत्र के धनवाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक घर में महिला का शव मिला। और वहीं आपको बता दें कि महिला का शव खून से लथपथ मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि मायके वाले ने पति पर ही हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम जो है वो घटनास्थल पर मौजूद है और वहां पर आगे की जांच कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि धनवाली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। और वहीं आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि घटनास्थल पर पुलिस बल भी मौजूद है और फोरेंसिक टीम भी जांच में जुटी हुई है। और वहीं आपको बता दें कि मायके वालों ने पति पर ही हत्या करने का आरोप लगाया है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर सहारा ग्रुप के डायरेक्टर सुब्रोत राय को गिरफ्तार करने मध्य प्रदेश पहुंची पुलिस लखनऊ पहुंच गई है। और वहीं जहां गोमती नगर पुलिस का सहयोग लेकर सुब्रोत राय के घर जाएगी मध्य प्रदेश पुलिस। और इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की दतिया कोतवाली में सुब्रोत राय के साथ 14 लोगों पर धोखाधड़ी के करीब 14 मुकदमे दर्ज है। और वहीं दतिया में 2.5 करोड़ का फ्रॉड किया था, जिसके चलते पुलिस गिरफ्तार करेगी। और वहीं सुब्रोत राय और 14 लोगों के खिलाफ NBW वारंट भी जारी किया गया है। डायरेक्टर है उसमें DK श्रीवास्तव हैं, स्वप्ना राव हैं, रोमी दत्ता हैं, अब्दुल दबीर हैं, कुरनेस अवस्थी हैं, अनिल कुमार पांडे हैं और राणा जिया हैं। इनके खिलाफ हमारे यहाँ 420, 406 IPC और मध्य प्रदेश निक्षेपकों के हितों संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत 14 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हम इनकी तलाश कर रहे हैं। सारे संज्ञेय अपराध हैं, इसमें इनकी अरेस्टिंग होनी है। अभी तक ये एफआईआर नहीं हुए, पहले भी नोटिस हम इनको सर्व करा चुके हैं, नॉन अवेलेबल वारंट भी जारी है। उसी में आज हम इनकी सर्चिंग के लिए आए हैं। जहाँ सहारा की इन लोगों ने पॉलिसी ली थी, मेच्योरिटी कंप्लीट हो गई, वो राशि आज तक बाकी। और वहीं अब खबर फतेहपुर से है, जहां पर फतेहपुर के मलवा विकासखंड के जलाला ग्राम पंचायत में जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने पहुंचकर खेल मैदान का निरीक्षण किया और मैदान की मिट्टी पुराई को लेकर सवाल भी किया। और वहीं जवाब में ग्राम विकास अधिकारी प्रमोद वर्मा ने कहा कि 6 फुट पुराई हुई है और जबकि सड़क से खेल मैदान काफी नीचे है, जिसमें बरसात में पानी भर जाएगा। वहीं जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने खेल मैदान बाउंड्री वॉल को लेकर प्रधान मोहन की भी सराहना की और मैदान में चारों ओर टहलने के लिए बनाई गई सड़क मार्ग में मोरम की जगह इंटरलॉकिंग लगाने के भी निर्देश दिए गए। और वहीं मैदान के बीच में मसाला बनाने के लिए पड़ी ईंट की परत को भी हटाने को कहा गया। और वहीं जिलाधिकारी ने पूरे खेल मैदान का निरीक्षण कर शौचालय की स्थिति को भी देखा। और वहीं निर्मित खेल मैदान से संतुष्ट नजर आई और उन्होंने BDO पारुल कटियार प्रधान मोहन की सराहना की और आवश्यक सुधार के लिए भी कहा, और जिससे खेल मैदान और दुरुस्त हो सके। और इसी बीच एक रायबरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली में इस वक्त सनसनी फैली हुई है। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली में एक सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रायबरेली से, जहां पर रेलवे ट्रैक के पास अज्ञात महिला का शव मिला है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ट्रैक के पास महिला का कटा हुआ शव बरामद किया गया। वहीं मृतक महिला के शव की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस ने शव को हिरासत में ले लिया है। और वहीं आपको बता दें कि महिला का शव कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए भी अस्पताल में भेज दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बछरावा थाना क्षेत्र के प्रधान ढाबा पास के रेलवे ट्रैक की घटना है, जहां पर एक महिला का कटा हुआ शव मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। और वहीं रायबरेली पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और इसके अलावा आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से इलाके में सनसनी मची हुई है और रेलवे ट्रैक के पास ये महिला का कटा हुआ शव मिला। और ढाबा के पास रेलवे ट्रैक की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला का शव मिला है। और वहीं आपको बता दें कि
कटा हुआ महिला का शव मिला है और अभी तक इस महिला की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकी को मार गिराया और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है और पुलिस और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया और इस दौरान आतंकियों की ओर से फायरिंग की गई और सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ बारामूला के मालवाहा इलाके में हो रही है। और वहीं आपको बता दें कि मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 3 जवान भी जख्मी हो गए और इस दौरान एक नागरिक के भी घायल होने की जानकारी सामने आई है। और वहीं एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला के मालवाहा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने वहां घेराबंदी की और वहां पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि आतंकवादियों की ओर से सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गए और सुरक्षा बल आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार के हवाले से ट्वीट किया और मुठभेड़ का सटीक स्थान मालवाहा क्षेत्र बताया गया। और वहीं शुरुआती गोलीबारी में 3 सैनिकों और एक नागरिक को मामूली चोटें आई और ऑपरेशन अभी भी जारी है। और जानकारी के मुताबिक जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के छिपे वाली जगह पर पहुंचे तो अचानक गोलीबारी होने लगी और सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की ओर से की गई फायरिंग की चपेट में आ गए, जिसमें करीब सुरक्षा बल के 3 जवानों को मामूली चोटें आई और कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बडगाम पुलिस और सेना स्थिति को नियंत्रण करने के लिए मिलकर काम कर रही है। फिलहाल दोनों तरफ से मुठभेड़ जारी है। और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में वाईफाई बायोमेट्रिक उपस्थित का आदेश जारी किया है और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि करियर काउंसलिंग पोर्टल जल्द से जल्द विकसित किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कक्षा 10वीं के लिए 2023 तक नया परीक्षा पैटर्न और कक्षा 12वीं के लिए 2025 तक नया परीक्षा पैटर्न तैयार किया जाना चाहिए। और उन्होंने बुधवार को यूपी के सभी सरकारी स्कूलों में अगले 100 दिनों में वाईफाई की सुविधा देने के निर्देश दिए। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सभी स्कूलों में एक वेबसाइट और सभी छात्रों के लिए ईमेल आईडी होनी चाहिए। और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू की जाए। और उन्होंने कहा कि करियर परामर्श पोर्टल पंख और ई लाइब्रेरी पोर्टल भी जल्द से जल्द विकसित किया जाए। और सीएम ने कहा कि कक्षा 10वीं बोर्ड के लिए नया पैटर्न 2023 से लागू किया जाना चाहिए, जबकि कक्षा 12वीं के लिए परीक्षा की जो पैटर्न है वो 2025 से लागू किया जाएगा। और उन्होंने ये निर्देश यहाँ शिक्षा क्षेत्र में विकास को लेकर दिया। और उन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में सुधार, नामांकन बढ़ाने और स्कूल छोड़ने की दर में कमी लाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि राज्य के लिए एक नई खेल नीति जल्द ही तैयार की जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संभागीय स्तर पर खेल महाविद्यालयों और खेल अकादमियों की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का पालन किया जाना चाहिए। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बुधवार को अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई और सुबह करीब 10 बजे नॉर्थ एमसीडी के अधिकारी दिल्ली पुलिस के साथ जहांगीरपुरी में बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। हालांकि करीब 1 घंटे के अंदर ही इस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथास्थिति कायम रखने को लेकर आदेश जारी किया गया, जिसके बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से जहांगीरपुरी इलाके में की जा रही कार्रवाई को रोक दिया गया था। और वहीं नॉर्थ एमसीडी की ओर से ये कहा गया कि बुधवार को जहांगीरपुरी में इलाके में अस्थायी अतिक्रमण हटाने को लेकर ये कार्रवाई की गई, जिसमें कि फुटपाथ पर बने अस्थायी खोखे छप्पर हटाए गए, जिसके लिए एमसीडी ने 7 जेसीबी बुलडोजर मशीनों का इस्तेमाल किया। और इस दौरान निगम द्वारा 8 ट्रक और 4 मिनी टाटा ट्रक को भी मौके पर तैनात किया गया था, जिसमें कि अवैध अतिक्रमण के मलबे को रखा गया। और इसके अलावा इस पूरी कार्रवाई में 70 से 80 कर्मचारी और अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की। और वहीं नॉर्थ एमसीडी ने इस कार्रवाई को लेकर बताया कि जहांगीरपुरी में कुशल सिनेमा के पास लगभग 2 किलोमीटर में फैली सड़क पर हो रखे
अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई और इस दौरान 25 वस्तुओं को जब्त किया गया और 20 टन कूड़ा हटाया गया। और वहीं यह कार्रवाई सिविल लाइन क्षेत्र के लाइसेंसिंग विभाग, अभियांत्रिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा की गई। अभी तक शनिवार शाम को हनुमान जयंती के मौके पर दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से की गई इस कार्रवाई को लेकर जहां राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे हैं, तो इसको लेकर नॉर्थ एमसीडी की ओर से कहा गया कि ये कार्रवाई जहांगीरपुरी में यातायात को सुगम बनाने और पैदल मार्ग से अतिक्रमण हटाने के लिए की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 57वां दिन है और ये जंग अभी भी जारी है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही और रूसी अपनी ताकत दिखाते हुए अपना हमला यूक्रेन पर तेज करता जा रहा है। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी भी तरह झुकने को तैयार नहीं। और वहीं इस बीच दावा किया जा रहा है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर रूस कब्जा कर लेगा। दरअसल रूसी सेना दावा कर रही है कि अगले 24 घंटे में यूक्रेन के शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया जाएगा और यूक्रेनी सेना कमांडर ने कहा कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और सरेंडर नहीं करेंगे। और इसी कड़ी में जेलेंस्की ने ऐलान करते हुए कहा कि वो सभी रूसी कैदियों को रिहा कर देगी और इसके बदले रूस मारियोपोल में सभी यूक्रेनी नागरिकों और सैनिकों को सुरक्षित निकालने देगा। और वहीं आपको बता दें कि बीते दिनों बोरिस जॉनसन यूक्रेन के सड़कों पर जेलेंस्की के साथ दिखे थे और उन्होंने यूक्रेन का दौरा भी किया था और इस दौरान उन्होंने शहर के लोगों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना था और साथ ही तबाह हुए इलाकों का दौरा भी किया था। और वहीं अब बोरिस ने एक बयान देते हुए कहा कि बातचीत के दौरान पुतिन का व्यवहार उस मगरमच्छ की तरह होता है जिसका जबड़े में आपका पैर फंसा हो। बोरिस ने पश्चिमी देशों से अपील की कि वो यूक्रेन को लगातार हथियार सप्लाई करता रहे और यूक्रेन का कहना है कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से खोले गए मानवीय गलियारों के माध्यम से लगभग 3 लाख लोग देश भर में लड़ाई से बचने में कामयाब रहे। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि रूसी हमले के बाद से करीब 50 लाख से अधिक यूक्रेनी नागरिकों ने अपना देश छोड़ दिया। और शरणार्थियों के लिए जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के बुधवार को शरणार्थियों की कुल संख्या 50,10,000 बताई गई। और इसी बीच हरदोई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। इस वक्त एक हरदोई से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर किशोरी की गला रेत कर हत्या की गई है। हरदोई से इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि किशोरी की गला रेत कर हत्या की गई है। और वहीं आपको बता दें कि घर के पीछे किशोरी का शव मिला है और किशोरी की गला रेत कर हत्या की गई और घर के पीछे से ही किशोरी का शव मिला और शव के पास खून से सना चाकू भी मिला। इस वक्त ये बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है जहां पर एक किशोरी का शव मिला और जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और वहीं आपको बता दें कि शव के पास से खून से सना हुआ एक चाकू भी बरामद किया गया और इसके अलावा हवाई चप्पल, मोबाइल और सरसों का तेल भी बरामद किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही जहां पर पुलिस परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ में जुटी हुई है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ में जुटी हुई है और संडली सीओ और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम जखवा का ये मामला बताया जा रहा है जहाँ पर एक किशोरी का घर के बाहर एक शव मिला है। और वहीं आपको बता दें कि शव के पास से एक खून से लता हुआ चाकू भी बरामद किया गया। वहीं आपको बता दें कि खून से सना हुआ एक चाकू बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। वहां पर परिजनों और रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है। इसके बाद आपको बता दें कि लड़की का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। और वहीं कांग्रेस में अचानक बड़ी चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है और अब ये स्पष्ट है कि बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रही कांग्रेस ने एक तरह से प्रशांत किशोर में बीजेपी का काट ढूंढ लिया है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी के नेताओं के साथ बैठक में सभी को यह बता दिया है कि प्रशांत किशोर जल्द ही कांग्रेस में शामिल होंगे और 2024 चुनाव की रणनीति बनाएंगे। और पिछले 4 दिनों से हर रोज प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के आवास पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि केवल पहली बैठक के बाद खुद राहुल गांधी विदेश चले गए थे और उसके बावजूद चाहे भविष्य की रणनीति तय करने को लेकर तमाम नेताओं के साथ हुई बैठक हो या फिर हिमाचल चुनाव को लेकर हुई बैठक या फिर सोनिया गांधी के घर हुई कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की उपस्थिति में मध्य प्रदेश को लेकर बैठक, प्रशांत किशोर एक के बाद एक कांग्रेस की रणनीति बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
और इसी सिलसिले में बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली पहुंचे और प्रशांत किशोर की मौजूदगी में सोनिया गांधी के निवास पर दोनों राज्यों में कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा हुई है। और गौरतलब है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में भी 10 जनपद पर हुई बड़े नेताओं के साथ पहले ही बैठक में प्रशांत किशोर ने अपने प्रेजेंटेशन में उन राज्यों में दूसरे क्षेत्रीय दलों से गठबंधन की पैरवी की थी जहां जहां कांग्रेस कमजोर है। और वहीं दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों को चलते प्रशासन अब अलर्ट मोड पर आ गया और यहां स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड जैसे लक्षण दिखते हैं तो लोगों के अपने दफ्तर जाने से बचना चाहिए। और ये सलाह तब आई है जब शहर भर के लगभग सभी ऑफिस के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम से ऑफिस लौट चुके हैं। और गुरुग्राम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई शहरों की तरह पिछले एक हफ्ते से रोजाना कोविड संक्रमण में तेजी के मामले देखे जा रहे हैं। और बुधवार को शहर में कोरोना के करीब 225 नए मामले दर्ज किए गए और इसी शहर के साथ साथ शहर में एक्टिव केस की संख्या 941 पर पहुंच गई है। और वहीं गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि किसी भी कोरोना जैसे लक्षण वाले व्यक्ति को कार्यालयों में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आता है तो ऐसे लोगों को आइसोलेशन सुनिश्चित करे और करीबी संपर्कों या फिर संदिग्धों की जांच करे। और उन्होंने ये भी कहा कि कार्यालयों में थर्मल स्कैनिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सभी के मास्क पहनना सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी को लगाया जाना चाहिए। और वहीं राजस्थान के भरतपुर में दहेज की वजह से लड़का पक्ष ने शादी करने से मना कर दिया। दरअसल यहां लड़की पक्ष के लोग लगन लेकर लड़के के पक्ष के घर पर पहुंचे और लेकिन दहेज की मांग को लेकर लड़के पक्ष ने शादी से मना करते हुए लगन को लेने से इनकार कर दिया। और इसके बाद लड़की पक्ष ने लगन के सामान को लेकर शिकायत दर्ज कराने मथुरा गेट थाने जा पहुंची। और वहीं लड़की के पिता ने बताया कि दहेज का काफी सामान लड़के वाले के घर पहले ही पहुंचा दिया गया। और जानकारी के मुताबिक 21 अप्रैल को सेवर अनुसंधान निदेशालय के तकनीकी अधिकारी पद पर कार्यरत गोविंद प्रसाद की बेटे की शादी होनी थी, जिसमें लड़के वालों की तरफ से दहेज मांगने के मामले में महिला थाने में मामला दर्ज करवाया गया। और शिकायत के मुताबिक नेहा की शादी ब्रिज नगर निवासी सोनवीर के साथ तय हुई और 19 अप्रैल को लगन का कार्यक्रम था। और 3 तारीख और समय पर दुल्हन पक्ष के लोग दूल्हे के पक्ष के यहाँ लगन लेकर पहुंचे थे, लेकिन लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष से दहेज को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया और लगन लेने से भी साफ मना कर दिया। और दुल्हन पक्ष और दूल्हे पक्ष दोनों के बीच कहासुनी हुई और दूल्हे पक्ष की तरफ से गाली गलौज के साथ लड़की के परिजनों पर पत्थर भी बरसाए गए। और स्थिति गंभीर होती देख लड़की पक्ष ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद मथुरा गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की पक्ष के लोगों को वहां से वापस भेजा गया। और वहीं दुल्हन के पिता गोविंद प्रसाद ने बताया कि उनकी बेटी की सगाई ब्रिजनगर के लाखन सिंह के बेटे और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ 7 फरवरी 2021 को हुई थी। और 22 अप्रैल 2021 को गोद भराई और रिंग सेरेमनी का कार्यक्रम भी हुआ और उसके बाद में 21 अप्रैल 2022 को शादी तय हुई थी। और शादी से पहले 19 अप्रैल को वो अपनी बेटी का लगन लेकर लड़के के पक्ष के यहाँ पहुंचे, लेकिन दूल्हे के परिवार वालों ने दुल्हन पक्ष के लोगों पर पत्थर बरसाए और गाली देकर उन्हें भगा दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि लड़की के पिता ने बताया कि लड़के के परिजनों ने दहेज का सामान घटिया बताकर साथ ही 5 लाख रुपए और कार की डिमांड की थी। और वहीं शादी के वक्त दहेज की मांग पूरी नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने शादी तोड़ दी और अब मामला महिला थाने में विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और वहीं मथुरा में BSA कॉलेज के सामने एक बड़े शोरूम में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया। और वहीं आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जलाकर राख कर दिया गया और मौके से फायर ब्रिगेड के ऑफिस में सूचना दी गई और वहीं बिना समय गंवाए फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया। और देखने से लग रहा है कि शोरूम मालिक को लाखों रुपए की चपट लगी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।